सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केस लॉ सीरीज, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ डील करेंगे। आज का हमारा पहला केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे केस का इंट्रोडक्शन। तो ये केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण एंड अनदर, जिसका साइटेशन है 1975 AIR 865 एंड 1975 SCR (3) 333। ये दो साइटेशन इसलिए क्योंकि ये केस जो है वो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जिसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने फाइल किया था। तो यहाँ पेटिशनर जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं और रेस्पोंडेंट है राज नारायण। जिसमें हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जस्टिस जगमन मोहन लाल सिन्हा एंड जस्टिस मैथ्यू, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस रे, जस्टिस बेग, जस्टिस खन्ना एंड जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जस्टिस शामिल थे। नाउ अब हम देखते हैं फैक्ट्स। इस केस में क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए गए थे। एलिगेशंस किस चीज़ के लगाए गए थे? इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के, यानी कि जो इलेक्शन में घोटाला होता है उस चीज़ के। राज नारायण वॉज कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ रायबरेली इन 1971 लोकसभा। राज नारायण जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में इलेक्शंस लड़ रहे थे 1971 में रायबरेली से ही लोकसभा के। नाउ राज नारायण कंटेंटेड एक्स्ट्रावेजेंटली सो मच सो दैट ही इवन सेलिब्रेटेड बिफोर द पोलिंग रिजल्ट्स वर आउट। राज नारायण को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो केस जीत जाएंगे कि उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही जो है वो सेलिब्रेट कर लिया था। नाउ अब हुआ क्या कि ये जो उनका कॉन्फिडेंस है तो वो एकदम हिल गया, शॉक लग गया उन्हें, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे एक बहुत मेजॉरिटी से जो है वो मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी जी वापस से जीत गई। नाउ हुआ क्या, इसके बाद राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की और उनके ऊपर एक्विजिशंस लगाए इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के, जिनमें कि ब्राइबरी यानी रिश्वत लेना, यूजेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, स्पेशली इवन अबाउट हाउ गांधी यूज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर हर कैंपेनिंग। He even accused Gandhi of procuring assistance of armed forces for arranging her flights by Air Force. Her election agent Yashpal Kapoor and others distributed cloths and liquids. They also appealed to religious symbols of cow and calf. They even used government vehicles in order to help voters to get to their polling stations. They exceeded the acceptable budget in order to contest elections. यानी कि इन सारे ही पॉइंट्स पे जो है वो राज नारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नाउ अब इन सारे एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बोला कि वो ब्लू बुक प्रोड्यूस करें। ब्लू बुक जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों की जानकारी रखी जाती है मिनिस्टर्स की। तो उस ब्लू बुक में उन्होंने रिक्वेस्ट की to understand the security guidelines for protection of prime minister while traveling, यानी कि उनके सिक्योरिटी गाइडलाइंस के प्रोटेक्शंस को देखने के लिए। अब जैसे ही उन्होंने ब्लू बुक को प्रोड्यूस करने की मांग की तो इसके रेस्पॉन्ड में जो उत्तर प्रदेश होम सिक्योरिटी थी उन्होंने बोला कि अंडर सेक्शन 123 ऑफ द एविडेंस एक्ट, यानी कि सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, यानी कि अगर स्टेट चाहे तो अगर उसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना, अगर उसको लगता है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर प्रिविलेज है अंडर सेक्शन 123 ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑल्दो देयर वाज नो सबमिशन ऑफ एन एफिडेविट फ्रॉम द अदर पार्टी साइड। ना ही तो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया और ना ही रिपोर्ट जो है उसको डिस्क्लोज किया, ना ब्लू बुक जो है वो प्रोड्यूस की। अब इसके बाद होता क्या है कि ये केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो है वो जाके अपना डिसीजन सुना देता है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलता है कि उनका जो इलेक्शंस है वो
फेयर इलेक्शन नहीं है। इसीलिए फिर इंदिरा गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करती हैं अपनी पिटीशन। दैट्स वाई इस केस में जो है वो इंदिरा गांधी जी जो है वो ही पिटिशनर है और राजनारायण रेस्पोंडेंट है। अब हम देखेंगे इस केस में क्या क्या इश्यूज रेज हुए थे। तो पहला इशू था कि वेदर आर्टिकल 329A क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया इज वैलिड, यानी कि क्या आर्टिकल 329 क्लॉज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वैलिड है या नहीं है। अब आर्टिकल 329A क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट बिफोर द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 39 CAA, ठीक है, शैल अप्लाई टू इलेक्शन पिटीशंस। यानी कि 1975 में जब 39 CAA हुआ तो उससे पहले के जितने भी लॉज बने वो सारे इलेक्शंस पिटीशन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, दूसरा इशू था यहाँ पे कि वेदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1974 एंड इलेक्शंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1975 आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, एंड द थर्ड इज वेदर इंदिरा गांधीज इलेक्शन इज वैलिड और वॉइड। सो इसी केस में आगे रेस्पोंडेंट यानी कि राजनारायण जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहा कि सबसे पहला तो जो 39th अमेंडमेंट एक्ट था, 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल पैटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अफेक्ट कर रहा है। यानी कि इसमें उन्होंने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस का रेफरेंस दिया था। तो उन्होंने बोला कि 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बेसिक फीचर्स को अमेंड कर रहा है, सो दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ये जो अमेंडमेंट है ये कोर्ट से ज्यूरिडिक्शन के पावर को छीन रही है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लेजिस्लेशन का फंक्शन करने के लिए नेसेसरी लेजिस्लेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो एक बेसिक फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। एंड उन्होंने फर्दर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 14 जो है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अमेंड, केशवानंद भारती वाला केस। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 368 जिसमें कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उसमें पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड कर सके और डिसाइड कर सके कि कौन जीतेगा और कौन इलेक्शंस हारेगा। सो ये जो है वो रेस्पोंडेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स थे। नाउ पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा कि जो केशवानंद भारती केस है वो फ्री और फेयर इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे अलग बात की गई है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि कुछ मैटर्स को जुडिशियल रिव्यू से जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोली है कि आर्टिकल 14 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सिर्फ मतलब आर्टिकल 14 ही जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी या फिर रूल ऑफ लॉ की बात नहीं की गई है। इवन उन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है। सो इसी रेस्पॉन्ड में आगे अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो जो हमने आगे इश्यूज़ की बात की थी 3 इशू, तो उसमें सबसे पहले इशू में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया कि आर्टिकल 329A क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट वैलिड, यानी कि इनवैलिड है। ओके, नॉट वैलिड। The court held that this provision violated the fundamental structure of the Constitution and therefore declared the 39th Amendment Act, which was introduced Article 329A Clause 4 as illegal. Also, कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि जो आर्टिकल 329A है वो ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है वो नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, जिसका मतलब होता है let the other side be heard as well, यानी कि दूसरी साइड को भी अच्छी तरीके से सुना जाए, यानी कि अगर 2 पार्टीज हैं तो दोनों को ही सुना जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 329 जो है वो ऑर्डिनल टर्म पार्टम के भी वायलेशन को भी वायलेट कर रहा है। दैट्स वाई ये जो पहला क्वेश्चन था कि वैलिड है या नहीं है, तो ये हो गया अपना इनवैलिड। नाउ सेकंड इशू अपना था कि वेदर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1974 एंड इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1975 आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसमें राजनारायण जी ने बोला था कि ये जो एक्ट्स हैं वो अमेंड हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जिस टाइम पे बहुत सारे पार्लियामेंट में जो एमपीज थे वो एब्सेंट थे अपोजिशन पार्टी के, क्योंकि या तो उस टाइम उनको डिटेन कर लिया गया था या कोई भी कारण रहा हो उस टाइम, क्योंकि वो इमरजेंसी वाला पीरियड चल रहा था। तो ये जो एक्ट्स हैं ये भी वैलिड नहीं होने चाहिए थे। तो कोर्ट इस पे कहता है कि डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सर्टन पार्लियामेंट्रियंस ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द अमेंडमेंट, पार्लियामेंट हैड एक्टेड विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर व्हेन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1974 एंड द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975। यानी कि कोर्ट ने बोला कि चाहे कोई भी एब्सेंस था लेकिन फिर भी ये जो लॉ बना है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में रह के ही बना है। दैट्स वाई कोर्ट ने जजमेंट में इसको वैलिड बोला, यानी कि इट इज अ वैलिड लॉ। नाउ थर्ड इशू कि वेदर इंदिरा गांधी इलेक्शन इज वैलिड और वॉइड। सो यहाँ पे कोर्ट को जो है वो उनके इलेक्शन माल प्रैक्टिस के लिए कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला था, प्रूफ नहीं मिला था उनको। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस को वैलिडिटी दी और उनके अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस थे उनको डिसमिस कर दिया और उनको प्राइम मिनिस्टर का अपना पीरियड जो है सर्व करने के लिए अलाउ कर दिया। सो दिस इज द केस ऑफ राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इंदिरा गांधी जी जीत गई थी। नाउ हम देखते हैं इस केस से क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो इस केस से ये पहला कंक्लूजन तो ये आया कि इस डिसीजन ने बताया कि अगर जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्लेस लेने की जगह बनाएगी और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का ट्राई करेगी, तो जुडिशियरी जो है, जुडिशियरी इज देयर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव डेमोक्रेसी, यानी कि जुडिशियरी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ी रहेगी और डेमोक्रेसी को सेव करेगी। सेकंड उन्होंने बोला कि इस केस में कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करता है डेमोक्रेसी के बीच में, उसको भी ऊपर रखा है। यानी कि जब सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब काम तो वो सेपरेटली करती है लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो वॉच रखती हैं, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इसको भी इस केस में बोला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।